जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, खैरियत से ठीक है जी। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या डिस्कस कर रहे थे? कोई क्वेश्चन किसी को हो तो प्लीज फील फ्री, एनी क्वेश्चन। जी कोई क्वेश्चन नहीं है? क्या डिस्कस कर रहे थे? कोई टॉपिक मैंने जुम्मे लगाए थे। जी सर, वो जो आपने टॉपिक्स करवाए थे उस टॉपिक में से क्वेश्चन है। तो उनकी हैं लोगों की प्रेजेंटेशंस। सर जी वो बुक से रेडी किया इधर से। चले ठीक है, ये तो मैंने खोल ली है ना, बुक तो मैंने खोल ली है। तो कौन कौन से थे? पहला टॉपिक एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी था, ये मेरे ख्याल मैंने अपने जुम्मे लिया था। क्यों? ठीक है जी। लेट मी टॉक अबाउट समथिंग अबाउट एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी। सर प्राइसिंग था अबू हुज़ैफा का। अच्छा, प्राइसिंग का किसी और का था? चलें प्लीज। हुज़ैफा, लेट्स स्टार्ट माय डियर देन। हाँ जी, है हुज़ैफा? नो सर। अच्छा जी, अगला किसका था टॉपिक? अगला कौन था? अगला ऐसी अहमद जवाद। वो कौन था? किस पे था? वो रूरल फाइनेंशियल वाला था। 5.3 था टॉपिक नंबर। रूरल फ्रेंडशिप मार्केट एग्रीकल्चर क्रेडिट है अहमद जवाद। हाँ सर, आई थिंक वो भी नहीं है। अच्छा, ये पहला किसका था? क्या एजी नंबर है जिसका पहला था एग्रीकल्चर पॉलिसी वाला? सर प्राइसिंग वाला जो था, जो पहला था, जो अभी एग्रीकल्चर पॉलिसी पे जिसने देनी थी, प्राइसिंग पॉलिसी पे, क्या नाम था उसका? क्या एजी नंबर था? एजी नंबर 1 मिनट सर मैं देख के बताती हूँ। सर 6943। 6943। अबू हुज़ैफा। जी सर। अच्छा, ये अपना नहीं था, ठीक है। अब उसके बाद अपना जो दूसरा था अभी जो अहमद जवाद 6944। 6944। अच्छा जी, इसके बाद अब रूरल फाइनेंशियल के बाद कौन सा था?
मैकेनाइजेशन वाला 5.4 टॉपिक नंबर। Mechanization. Who is going to present that one? एहसन गुलजार। हैं? एहसन गुलजार। एहसन है मैंने कहा? नो सर। क्या आईडी नंबर है इसका? 6951। 69। मैं रेड करता चला जा रहा हूँ इनको सबको, एहसन गुलजार, ये रेड हो रहे हैं मेरे पास। अच्छा जी, उसके बाद क्या था? मैकेनाइजेशन के बाद क्या था? उसके बाद वाटर क्राइसिस, वो मेरा। वाटर क्राइसिस। जी बेटा, इस पे बताएं आपका क्या आईडी नंबर? 6953। 6953। आमना तनवीर है? जी सर। चलें जी, सर बताएं इसमें आप। मेरे पहले एक दो क्वेश्चन है, मैं पूछ लूं अभी? जी जी, प्लीज प्लीज। सर ये डिसिल्टिंग ऑफ कैनाल्स क्या होता है? क्या लफ्ज क्या है? डिसिल्टिंग आई थिंक। अच्छा, डीसिल्टिंग। डीसिल्टिंग बेटा ये कैनाल्स ये होता है कि जब ये, क्योंकि ये रिवर्स के जब पानी फ्लो हो रहा है रिवर्स के अंदर, तो रिवर्स से फिर कैनाल में आता है, तो साथ सैंड आती रहती है ना पानी के साथ। जी। वो फिर वो जब वो सैंड ऊपर हो जाती है तो फिर वो सैंड को जो निकालते हैं अपनी उसको नहरों को साफ करते हैं, या जो वाटर चैनल्स अभी कच्चे होते हैं तो उनके अंदर से जो रेत बाहर निकालते हैं ना, उसको डीसल्टिंग कहते हैं। जो ओवर टाइम पानी के साथ रेत आके उसका जो फ्लो के अंदर भी डिफिकल्टी क्रिएट करती है, और जो नहरों का ये खालों का जो डेप्थ है वो भी डिक्रीज हो जाती है, पानी बाहर फ्लो करना शुरू कर देता है, इसलिए वो फिर जो रेत होती है ना वो निकाल देते हैं बाहर ना, उसे कहते हैं डीसिल्टिंग। अब क्लियर हो गया? ठीक है जी सर। सर और ब्रीचेज एंड वाटर कोर्स? क्या ब्रीचेज ऑफ वाटर कोर्सेज? जी, ब्रीचेज एंड वाटर कोर्स। वाटर कोर्सेज तो होते हैं बड़ा, ये जो अपने क्या उसे कहते हैं, अपने ये खाले नहीं होते, कभी देहात में गई नहीं है जहां से पहले नहर होती है, नहर से फिर एक वाटर कोर्स निकलता है जिसे खाला कहते हैं पंजाबी में ना, और वहां से फिर वो जो खेतों को पानी सप्लाई किया जाता ठीक है, आगे समझ। और है। और ब्रीचेज सर? इसको मुख्तसर बता दें, ब्रीचेज? ब्रीचेस तोड़ना, खालों को जी। तोड़ देते हैं, खालों को जो ब्रेकअप करते हैं, ब्रीचेस ऑफ वाटर चैनल्स, उनको तोड़ के पानी लगा ठीक है। लेते हैं बास का जो है ना, ये मैल प्रैक्टिसेस है सारी की सारी। ठीक है सर। जी, अच्छा। इसमें बता दें जो वाटर क्राइसिस, इसमें सबसे पहले तो उसने ये बताया कि पाकिस्तान में 22.15 मिलियन हेक्टेयर्स जो है लैंड, उधर वो फार्मिंग होती है, और उसका जो 18.01 मिलियन हेक्टेयर है वो इसका तकरीबन 81% बनता है। ये इसका जो वो वाटरिंग वाला सिस्टम है, इरिगेशन वाला सिस्टम है, वो सिर्फ ये 18.04 मिलियन हेक्टेयर्स है, ये कैनाल्स और ट्यूबवेल्स पे डिपेंड करता है। इससे ये पाकिस्तान में इसकी ट्यूबवेल्स और कैनाल्स की इंपॉर्टेंस भी शो होती है। इसके बाद उसने बताया कि 1960s में सिर्फ जो डेवलपमेंट का सिस्टम था वाटर का, वो सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट से होता था, लेकिन अब ट्यूबवेल्स की तरफ वो प्राइवेट सेक्टर्स भी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद उसने बताया कि इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वाज अ की फैक्टर विच लेड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, और however the irrigation system and network in Pakistan has deteriorated in recent decades and a water crisis has emerged. फिर है उसके बाद उसने बताया कि जो कैनाल्स की जो कैपेसिटी है वाटर स्टोर करने की, ये अब बहुत पुअर है, जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस इमर्ज हो रहे हैं। इसकी जो प्राइमरी वजह ये तो एक तो डिसिल्टिंग ऑफ कैनाल्स है, और इसके बाद ये क्रम्बलिंग ऑफ कैनाल बैंक्स, जो वो किनारे नहरों के टूट जाते हैं उसकी वजह से। 1994 में वर्ल्ड बैंक ने स्टडी की थी कि जो वाटर है ना कैनाल का, वो जो प्लांट की रूट जोन तक तकरीबन वो 35 से 40% जाता है, वो 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं पहुंचता प्लांट की रूट के साथ। ये एक बहुत बड़ा लॉस है वाटर का। इसकी वजह ये जो कैनाल सीपेज है, स्पिलेज है, ब्रिजेज हैं और वाटर कोर्स लॉसेज हैं, ये हैं। इसके बाद उसने बताया कि फार्मर्स
while this means that farmers do not get adequate water for their crops, particularly those farmers who are toward the tail end of water courses. उसने कहा कि एक तो ये इन ऊपर वाली रीजंस की वजह से वो पानी नहीं पहुंच पाता रूट जोन के में, और जो ये कैनाल्स वगैरह से दूर एरियाज हैं जैसा कि ये कराची सिंध है, तो यहाँ के फार्मर्स को इससे भी ज़्यादा वो दूसरे वालों से ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ता है, और इसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी भी कम हो रही है और वहाँ की लैंड बैरन हो रही है ज़्यादा। इसकी फिर आगे वो अगले पैराग्राफ में उसने 5 मेजर रीजंस बताई हैं, इश्यूज हैं जो कि ये पाकिस्तान बताएं कौन कौन सी रीजंस हैं, ये मेजर ये पॉइंट्स हैं हमारे, इनको बताइए क्या है मेजर रीजंस। सबसे पहली रीजन तो ये है कि जो पाकिस्तान में ये इरिगेशन का सिस्टम है, इसका हमारे पास पानी को रिजर्व करने के लिए कैपेसिटी इतनी नहीं है। जो जब बारिशें वगैरह होती हैं तो उनका बहुत सारा पानी तकरीबन 85% जो है वो ज़ाया हो जाता है। हमारे पास इनको स्टोर करने का प्रॉपर कोई वे नहीं है। So we need to develop some reservoirs। ये जो आप कौन से 2 डैम्स पे काम हो रहा है, कौन कौन से 2 डैम है, कैन यू नेम दीज डैम्स जिन पे आजकल काम हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है? नॉर्दर्न एरियाज के अंदर 2 डैम बन रहे हैं ना, कौन कौन से हैं सर? एक बादशाह डैम है और एक महमद डैम है। ठीक है, ये रिजर्वायर्स ही हैं बेसिकली, यहाँ पे पानी स्टोर भी होगा और आगे इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज होगा। चलें जी आगे, सेकंड रीजन क्या है? ठीक है, सेकंड रीजन ये है कि जो 40% वाटर है ना कैनाल्स का, वो रूट जोन तक तो पहुंच नहीं सकता। इसकी वजह से वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी हो रही है, जिसको हम सीमथोर कहते हैं। तो इसकी वजह से भी पानी की एक जो लार्ज प्रपोर्शन है वो वेस्ट हो रहा है। और वो कैनाल से सीपेज होती है, वाटर कोर्सेज से सीपेज होके जो है ना वो वाटर लॉगिंग हो जाती है ना, तो इसलिए फिर वो उसका हल क्या निकाला है कि जो आप कैनाल्स को या वाटर कोर्सेज जो है खाले, इनको पक्के कर दें ताकि वो सीपेज ना हो सके ना, सीपेज की वजह से वाटर लॉगिंग। लेकिन ये काफी हद तक ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है, ये पंजाब में तो ये वापदा का एक अदारा होता था स्कार्फ, तो सॉइल रेक्लिमेशन प्रोजेक्ट चला है वर्ल्ड बैंक के तामन से। तो ये हाफसाबाद की तरफ मंडी बहाउद्दीन का इलाका था, रहीम यार खान का इलाका था, ये वाटर लॉग्ड एरिया था। तो काफी एरिया जो रिक्लेम हो गया, नाउ दैट एरिया इज अंडर कल्टीवेशन जो है ना। अच्छा जी आगे चले, थर्ड पॉइंट क्या है? अच्छा, थर्ड रीजन ये है कि जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो बहुत पुअर है हमारे कंट्री में। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इरिगेशन तो है हमारे कंट्री में, लेकिन जो ड्रेनेज का सिस्टम है ये नहीं है। इसकी वजह से भी पानी का लॉस होता है, इसकी वजह से भी ये वाटर लॉगिंग होती है और सैलिनिटी इसकी वजह से भी होती है। फिर जो फोर्थ रीजन है उसमें यह है कि इनइक्वालिटी ऑफ पावर, जो मतलब जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अपनी पावर की बेस पे, अपने पैसे की बेस पे वो पानी को खरीद लेते हैं। इस वजह से जो पुअर किसान होते हैं वो पानी प्रॉपरली अपनी फसलों को नहीं दे सकते, इसकी वजह से उनकी फसलें वो ज़ाया हो जाती हैं। ये भी एक रीजन है इसलिए। ये भी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वाटर स्टीयरिंग इसे हम कहते हैं कि जो लार्ज इन्फ्लुएंशियल फार्मर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वडेरे हैं, फ्यूडल्स हैं, तो वो पाइपें लगा के नहरों से वो डायरेक्ट जो इरिगेट कर लेते हैं अपने फील्ड को। अभी हम ये कुछ अर्सा पहले आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू डन सर्वे सम, मैंने ये अपने ये इलाका जड़ावाला के कुछ देहात में मैंने कोई वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ सर्वे किया हमने, तो वहाँ पे ये प्रैक्टिस थी। कुछ देहात हैं वहाँ पे जो न्याजियों के हैं, तो वो लोगों ने हमें बताया जी कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब के कजन्स हैं ज्यादातर, ये जो न्याजियों के इलाके हैं, ये मियाँ वाली से जब ये बार आबाद हुई है 1917 के अंदर, तो ये मियाँ वाली से ये न्याजी लोग यहाँ पे आके आबाद हुए हैं। तो वो बड़े जिम्मेदार हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, तो वो नहरों के अंदर से अपनी डालते हैं पाइपें रात को, और वो पानी चोरी करके वो सारा जो है ना वो अपने फार्मर फील्ड को इरिगेट करते हैं। जो कमजोर हैं, जो छोटे फार्मर हैं 10-12 एकड़ के, उनको पानी मिलता नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है हमारे यहाँ, वाटर थेफ्ट जो है ना। ये आगे जो फिफ्थ रीजन है वो भी यही है कि इनसफिशिएंट मेंटेनेंस ऑफ पाकिस्तान इरिगेशन नेटवर्क के। पाकिस्तान, इसका मतलब वही बनता है कि पाकिस्तान में ये पानी को स्टोर करने का प्रॉपर वो वे नहीं है, इसकी वजह से वो क्राइसिस इमर्ज हो रहे हैं। बिल्कुल बेटा, इसमें अब 3 फेजेस हैं। अगर 3 फेजेस कर लें, एक अपने रिवर पे ले लें, एक कैनाल पे ले लें, एक वाटर कोर्स पे ले लें और एक फील्ड पे ले लें ना, तो ये 4 फेजेस बनते हैं। कम से कम चलें अगर इफ वी आर फार्मर, हम अपने फील्ड पे जो वाटर अवेलेबल है, जो हमारे एक्सेस के अंदर है, तो हर लेवल पे रोल प्ले होना चाहिए। जो कैनाल है, ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है रिवर्स का, कैनाल्स का, इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है माय डियर। तो वो भी एक इशू होता है बाज़ का, फ्रॉम वेयर टू गेट दैट फाइनेंसिंग टू बिल्ड दीज ह्यूज रिजर्वायर्स। और दूसरा फिर ये होता है कि कम से कम जो फार्मर फील्ड पे या फार्मर तो उसको एफिशिएंटली यूज कर ले, पानी को ज़ाया ना करे।
अपने अगर सर्दियों के अंदर पानी विंटर के अंदर ज्यादा अवेलेबल होता है, तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनकरेज कर रही है कि सब्सिडी भी दे रही है कि एट फील्ड लेवल फार्मर्स दे शुड एस्टैब्लिश सम पॉन्ड्स, जो ना अपने छोटे छोटे वो तालाब से बना लें जहाँ पे वो एक्सेस वाटर, जैसे ये मानसून का सीजन होता है 2 महीनों का, उसके अंदर वो पानी स्टोर कर लें, या सर्दियों में एक्सेस वाटर है वो सेव किया जा सकता है, दैट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन, या फिर वो ड्रिप के अंदर आए, मोस्ट एफिशिएंट इरिगेशन जो सिस्टम है उसकी तरफ आए माय डियर, या ऐसी वैरायटीज डेवलप की जाएं कि जो वाटर हार्वेस्टिंग हो, जिनके जो 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 लीव्स हैं दे शुड हैव टू, जो रात को शबनम पड़ती है उसको हार्वेस्ट करें और वो रूट जोन की तरफ वो जो ड्रॉप्स हैं वाटर के वो चले जाए हमारी। इसमें भी कुछ वैरायटीज पे पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, और ये मैंने खुद विजिट भी किया है रिसर्च स्टेशन फील्ड। जो वीट पे है कि वो फील्ड हमने देखा है कि जहाँ पे वो ऐसी वैरायटी थी जो रात को कतरे शबनम औस पड़ती है तो वो पत्तों से पानी जो नीचे स्लिप करके रूट जोन में चला जाता है। तो जहाँ पे वो वैरायटी थी वहां पे जो वेट थी, जो लैंड थी ना वो वेट थी, उसमें नमी थी। तो जो दूसरी वैरायटी थी जहाँ पे ये प्रोसेस में उस वैरायटी की ये कैपेसिटी नहीं है, तो वहां पे वो जमीन बिल्कुल ड्राई हुई पड़ी थी ना। तो ये ब्रीडर्स को भी काम करने की जरूरत है ऐसी वैरायटीज की तरफ आए। तो बहरहाल वाटर इज बिकमिंग अ प्रीशियस मैटर माय डियर, ये फ्यूचर के अंदर ये बहुत बड़ा इशू बनता चला जा रहा है। वी शुड बी वेरी मच केयरफुल। एक तो हम सारी की सारी कौम पानी बहुत जाया बहुत करते हैं, फिर हमारे यहाँ पानी का री यूज बहुत कम है। दुनिया जो है इसको दोबारा री यूज कर रही है, टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल, थोड़ी सी एफर्ट ही करनी है माय डियर। अगर उस एफर्ट को कर लिया जाए तो पानी को री यूज भी किया जा सकता है। ये जितना सीवरेज वाटर है शहरों का, बाहर पॉन्ड्स बने हुए हैं, उसको प्रॉपर जो वो पाकिस्तान में भी हो रहा है, देखा है मैंने खुद, ये जमान के इलाके में देखा, छोटी सी तहसील है, उसके जो उस वक्त जो तहसील नाज़म थे चौधरी अब्दुल जब्बार साहब, बड़े एजुकेटेड और अमेरिका के पढ़े हुए थे, तो उन्होंने ये सारा सिस्टम किया। तो वो 3-4 तालाब बना के आगे ट्यूबवेल लगाए हैं, तो वो पानी सारे का सारा वो वाटरिंग पर्पज के लिए, इरिगेशन पर्पज के लिए वो फार्मर्स को सप्लाई कर रहे हैं ना। ये सीवरेज वाटर भी इसको दोबारा रीयूज किया जा सकता है, डिफाइन करके दोबारा यूज किया जा सकता है। तो वाटर पे हमें एज बहसियत कौम वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल माय डियर। पानी जब भी यूज करें तो जाया ना करें, ये अमानत है। और जी इसमें यही था सर। उसमें आगे उसने ये बताया कि ये जो इन फैक्टर्स की वजह से पानी की कमी हो रही है और पानी का मिसयूज भी होता है हमारे कंट्री में, और इसका इफेक्ट प्लांट्स की यील्ड पे आता है। प्लांट्स की यील्ड जो है वो कम हो रही है, और जो वाटर लॉगिंग और स्नेल्टी है ये तकरीबन पाकिस्तान में 28% जो लैंड है वो इससे अफेक्ट हो रही है, और इस 28 का जो 50% है वो सिंध की लैंड है सिर्फ। और इसकी वजह से सिर्फ कल्टीवेशन नहीं अफेक्ट होती, जो पास्चर्स हैं, चरागाहें हैं, जानवरों की लाइफ वो भी इससे अफेक्ट हो रही है। सही। बस वो सिंध को भी इश्यूज है ना। अब अगर ये कालाबाग डैम बन जाता तो वो स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड हो जानी थी कालाबाग पे, तो उसका एक बेनिफिट तो ये होना था कि ये थल केनाल थी जो खुशाब लिया बकर के इलाके, मनकेरा के इलाके, वो थल केनाल का प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक के तरफ से, वो इरीगेट ये इलाके हमारे अंडर इरीगेशन आ सकते हैं। तो लेकिन चूंकि हमने उसको पोलिटिकल बना दिया है तो वो ऐसे ही है। और कोई इसके अंदर जी, और कोई किसी की थी और इसमें ये है कि सर इसमें अभी थोड़ा सा रहता है और भी। जी प्लीज बता दें कि जो अर्बनाइजेशन है इसकी वजह से जो हमारा वाटर है वो पोल्यूटेड भी हो रहा है। इसकी वजह से भी वो मैरीन लाइफ को भी वो भी मार रही है, वो भी उनकी भी जो मैरीन लाइफ की जो रेशियो है वो भी कम हो रही है। और इसके अलावा उसने बताया कि जो मॉडर्न इरिगेशन का सिस्टम है इससे ये अब इन्होंने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया कंट्री में, लेकिन इसकी वजह से जो पानी है वो लैंड की निस्बत वो ज़्यादा हम लोग हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसका जो यूज़ वो प्रॉपर वे में नहीं कर रहे, और उसकी वजह से वो पानी ज़ाया हो रहा। अगर तो वो लैंड के थ्रू ही उसको लैंड के थ्रू पानी को लेने को उसको प्रॉपर प्लानिंग की जाती तो ये पानी का नुकसान भी नहीं होता। तो ये इनको पहले प्लानिंग करनी चाहिए थी, ये मॉडर्न जो इरिगेशन का सिस्टम है इसको इंस्टॉल करने से पहले, कि इससे पानी ज़्यादा तो होगा लेकिन ये प्रॉपर वे में इसको यूज़ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये स्कार्सिटी हो रही है वाटर की। सही। बहरहाल जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है हमारी, जो सिटीज दे आर बिकमिंग पॉपुलेटेड, तो डिमांड फॉर वाटर, इंडस्ट्री की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, अर्बन सिटी सेंटर्स की भी इंक्रीज हो रही है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी। तो डिमांड फॉर वाटर तो इंक्रीज हो रही है डे बाई डे ना। तो लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज है वाटर के वो डिप्लीट होते जा रहे हैं डे बाई डे। जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, और जो अपने ग्लेशियर्स हैं वो क्या उससे कहते हैं मेल्ट हो रहे हैं माय डियर।
तो अब इसके अंदर प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना हर चीज की। हम तो ऐसे ही चल रहे हैं आंखें बंद करके कौम, जैसे हमने कुछ करना ही नहीं है। अब देखें ना ये कितना बड़ा स्लैब है हमारे मुंह के ऊपर के वी आर एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और हम वीट, शुगर, कॉटन एंड वी आर ट्राइंग टू इंपोर्ट इट फ्रॉम इंडिया। वेजिटेबल का सीड सारा इंडिया से आ रहा है। यानी कि क्या जोक कर रहे हैं इस कौम के हर बंदा ही जो है। आप देख लेना कितने सीरियस हैं ये। बाप के क्लास फेलो थे, आज उनकी प्रेजेंटेशन थी, हाउ सीरियस थे यार, वो टर्न अप ही नहीं हुए। तो इस कौम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके, जो अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जी सर जी, वो हुजैफा का ना नेट का इशू था, इसलिए वो अभी वो यानी सिंपल मैसेज कर रहा है कि मेरा ना अभी तक भी वो नेट नहीं चल रहा, नहीं तो उसने क्लास ज्वाइन कर लेनी थी। चलें चलें चलें। और कोई किसी की और है प्रेजेंटेशन? जी सर, ये लैंड वाला अगला टॉपिक है नफीसा का, लैंड ओनरशिप वाला। ये किसका है? नफीसा। क्या है जी अपना नफीसा का क्या है जी, नंबर बताएं। 6957। तो वो है कर रही है जी सर। 6957। जी बताएं जी। लैंड रिफॉर्म्स तो बड़ा हॉट टॉपिक है माय डियर इस कंट्री के अंदर, बताएं। जी लैंड सर ना इसमें स्टार्ट में ये जो बेसिक 3 रिफॉर्म्स थी ना इनकम टैक्स की, इसमें फर्स्ट वाली जो है ना वो इस पे है ही नहीं, मतलब वो प्रिंट ही नहीं हुई, शायद कोई मिसप्रिंट हो गया है, तो वो आप मुझे बता दें, मुझे उसका नहीं पता। प्रिजम्पटिव लैंड टैक्स। हाँ, जब वो 3 लैंड रिफॉर्म हुई है जी, पहली पता नहीं 1957 के 59 की है शायद, मेरा ख्याल ऐसे ही है कोई 1950। नहीं सर जी, ये जो इनकम टैक्स वाली एक 1998 में सेकंड वाली है, फर्स्ट वाला का कोई उन्होंने मतलब यहाँ मेंशन नहीं है। नहीं, आपका इनकम टैक्स पे तो नहीं है, आपका तो लैंड ओनरशिप पे है ना। जी जी, लेकिन सर इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर ना इनकम टैक्स का भी किया हुआ है, तो वो मैंने वो भी किया था, लेकिन वो फर्स्ट वाला है नहीं, तो वो मैं मिस करके बाकी कर देती हूँ। बाकी कर दें आप, जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है वो जरा हमें थोड़ा सा अपडेट करें। 3 लैंड रिफॉर्म्स तो हुई हैं इस मुल्क के अंदर। जी 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 बताएं। सर, स्टार्ट से लेके मतलब जब से पाकिस्तान बना था तब से लेके अब तक ये सिस्टम चलता आ रहा है कि जो यहाँ पे जागीरदाना सिस्टम बहुत ज्यादा है, मतलब जो लैंड होल्डर्स हैं कुछ के पास बहुत ज्यादा लैंड है, बहुत ज्यादा वो जो है अमीर हैं, जागीर हैं, जागीरदार हैं, लेकिन कुछ जो फार्मर अच्छे फार्मर्स हैं उनके पास उनकी अपनी लैंड नहीं है, वो दूसरों की लैंड को कल्टीवेट करते हैं। ये स्टार्ट से ये एक इशू रहा है पाकिस्तान का, और ये अभी तक है, और काफी ज्यादा इस इशू को सॉल्व करने के लिए रिफॉर्म्स भी बनाई गई थी स्टार्ट से लेके अब तक, लेकिन वो रिफॉर्म्स जो हैं वो फेल होती गई थी। कुछ रिफॉर्म्स जो हैं वो अयूब खान के दौर में जो है वो बनी थी, जो फर्स्ट लैंड रिफॉर्म्स आई थी वो 1959 में आई थी। जी उसके जी कुछ पॉइंट्स उसने ये बताए थे कि हर इंडिविजुअल बंदा जो है उसके पास 5 एकड़ इरिगेटेड लैंड और 100 एकड़ जो है वो अनइरिगेटेड लैंड जो है वो होल्ड कर सकता है, इससे ज्यादा किसी भी बंदे के पास लैंड नहीं हो सकती। ये उसकी रिफॉर्म्स का जो है वो एक पार्ट था। उसके बाद था कि बहुत ज्यादा उस टाइम पे बहुत ज्यादा जो लैंड थी वो कल्टीवेट नहीं होती थी, वो मतलब कुछ जो जागीरदार थे उनके पास बहुत ज्यादा लैंड होती थी, इसलिए कई पार्ट्स जो थे उनकी लैंड के वो वैसे ही खाली पड़े रहते थे, लेकिन वो इरिगेटेड थे, उनपे वो फार्मिंग नहीं करते थे, उसको एग्रीकल्चर यूज में नहीं लाते थे। तो उसकी रिफॉर्म्स में ये भी था कि वो जो लैंड खाली पड़ी है उसको भी यूटिलाइज किया जाए, उस पर भी जो है कल्टीवेशन स्टार्ट की जाए। ठीक है। उसके अलावा उसने अपनी रिफॉर्म्स में जो जागीरदाना सिस्टम था उसको भी उसने खत्म किया था। उसके अलावा जो थे और टेनेट्स की बात की थी कि जो है इनको जो ऑनर्स हैं, लैंड ऑनर्स हैं, वो खुद से निकाल नहीं सकते अपनी लैंड से, मतलब अगर वो काम कर रहे हैं तो वो उनसे वो काम छीन नहीं सकते, तब तक नहीं छीन सकते जब तक वो ये चीज ना देखें कि वो उस पे वो अपनी उनकी लैंड को दोबारा से रेंट पे दे रहे हैं, या फिर उन पे काम नहीं कर रहे, या फिर उनकी वजह से जो है वो कल्टीवेशन जो है फेल हो रही है, इससे पहले जो है वो उनको निकाल नहीं सकते उनकी मर्जी के खिलाफ। उसके अलावा ये था कि उन्होंने कहा था कि कुछ लोन का सिस्टम भी बनाया था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए लोन भी दिया जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही हमारी इकोनॉमी का जो है सबसे बड़ा पार्ट बनता है।
तो ये जो कुछ ये जो इसकी रिफॉर्म्स थी, ये ज्यादातर इनका जो असर था वो इंटीरियर सिंध वाली साइड पे हुआ था, क्योंकि उस साइड पे ये सिस्टम, ये लैंड ओनरशिप का सिस्टम सबसे ज्यादा था, तो इसलिए इसका ज्यादा असर वहीं पे हुआ था। लेकिन कुछ अर्सा के बाद जो है ये लैंड रिफॉर्म्स भी थी जो फेल हो गई थी, क्योंकि ये भी नहीं चली थी। उसके बाद जो लैंड इनकम टैक्स के अगर बात करें तो उसके लिए भी 3 रिफॉर्म्स बनाई गई थी, जिसमें से फर्स्ट यहाँ पे मिसिंग है, उसका मुझे नहीं पता, और सेकंड यहाँ पे दिया कि 1998 में जो है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो था वो रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड की बेस पे लिया जाता था। वो मतलब ऐसा था कि जो कोई लैंड जो है वो रेंट पे दी हुई है, उसका जो रेंट आए, वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए जो है लैंड जो है वो रेंट पे दी हुई है, उसका जो रेंट आए उस रेंट की बेसिस पे जो है वो उनसे टैक्स लिया जाता था। और इसके लिए कुछ वैल्यूएशन टेबल्स थे जो बना के हर डिस्ट्रिक्ट के पास लैदा से रखे हुए थे। और ये वाला सिस्टम भी जो था ये सिर्फ 2 साल के लिए चला था, उससे ज्यादा नहीं चला था। उसके बाद जो थर्ड फेज थी उसमें ये था कि टोटल इनकम की बेस पे टैक्स लिया जाता था। टोटल इनकम सिर्फ इसमें ये नहीं था कि एग्रीकल्चर पर्पस की वजह से जो हमारे पास इनकम आ रही है उस पर टैक्स, उससे ज्यादा ये भी था कि इसमें इन्वॉल्व थी जो रूरल एक्टिविटीज थी, उनको भी उनकी इनकम को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता था, जैसे पोल्ट्री और फिश फार्मिंग वगैरह, लाइफ स्टॉक, इनकी इनकम भी जो आती थी उसको उसमें इन्वॉल्व करके फिर फाइनल उससे जो है टैक्स लिया जाता था। और उसके अलावा इन्होंने एस्टिमेट किया था 1996 में कि जो फर्स्ट ईयर था जिसमें प्रिजम्पटिव लैंड टैक्स जो है वो उसकी बेस पे जो टैक्स लिया जाता था, उसमें उन्होंने देखा था कि रेवेन्यू जो था वो 2 बिलियन तक इंक्रीज कर गया था 1996 टू 1997 तक। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो नेक्स्ट ईयर था उसका 1997 टू 98 में 4.4 बिलियन हो गया। तो उन्होंने ये चीज देखी कि 1995 से 1996 तक जो लैंड रेवेन्यू यील्ड आ रही है वो 1.3 बिलियन है, लेकिन जो टैक्स है वो 2 बिलियन और 4 बिलियन तक चला गया है। तो ये भी एक किस्म का फेल हो गया था। उसके बाद सेकंड फेज में जो था उसमें रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड थी, मतलब रेंट की बेसिस पे जो टैक्स लिया जाता था वो उसमें देखा कि 7.4 बिलियन जो है 7.4 बिलियन टैक्स जो है उस पे 1998 से 1999 तक जो है वो लिया गया। और जो थर्ड फेज थी वो 2000 से 2001 तक चली थी, और उसमें जो टोटल रेवेन्यू टैक्स आया था वो 40 टू 50 बिलियन हो गया था, मतलब कि वो बहुत हाई हो गया था। और इसमें ये चीज भी है कि पावर की बेसिस पे अभी तक, मतलब स्टार्ट से जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अभी तक जो लैंड ओनरशिप, मतलब पावर बहुत ज्यादा जो है उस पे जो है काम किया जाता है कि मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि जो ऑनर्स हैं जो ज्यादा अमीर हैं, जो मतलब सिर्फ जागीर हैं, उनके अंडर लोग काम करते हैं, उनके वो जो हैं वो फर्टिलाइजेशन और मतलब फर्टिलाइजर्स और आउटपुट मार्केट में उनकी ज्यादा एक्सेस है बनिस्बत एक जो पुअर किसान है उसकी निस्बत ज्यादा उनकी है, इसलिए वो हर चीज में पीछे रहता जाता है। और अगर हम ये चीज नोटिस करें कि जो ज़राई तरक्याती बैंक है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है, उसका भी 75% लोन जो है वो वही लोग ले जाते हैं जिनके पास 500 या 500 एकड़ से ज्यादा जमीन जिनके पास होती है वो ले जाते हैं। मतलब जो छोटे जो फार्मर्स हैं उनको फिर कुछ नहीं मिलता, तो क्योंकि उनके सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, और इसकी वजह से वो लोन भी जो है उन्हीं लोगों को जाता है जो लोग ऑलरेडी जो है ये सारी चीजें ऑन कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है ये स्टार्ट से लेके अब तक जो है यही सिस्टम रहा है कि जो अमीर हैं वो जो है अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब फार्मर्स हैं वो सिर्फ उनकी जमीनों पे ही काम करते आए हैं, उनके पास अपनी कोई जमीन है, और इसी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत पीछे जा रहा है। उसकी बेटा रीजन ये है कि 3 लैंड रिफॉर्म किए हैं 1959, 72 और मेरा ख्याल 77 के अंदर भुट्टो रिफॉर्म भी उन्हें कहते हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स को करने वाले खुद जो लेजिस्लेटर थे, जो मेंबर्स असेंबली थे, वो खुद फ्यूडल्स थे। तो सिंपल सी बात है, इट वाज कंट्राडिक्शन थी, इट वाज वो क्या से कह सकते हैं, इंटरेस्ट जो था वो हाउ फ्यूडल्स दे आर गोइंग टू डू द लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली। तो ये हिस्ट्री भी यही है इस इंडो पाक के अंदर के पहले जो थे जो गोज बैक टू दी जो पहली लैंड पे काम हुआ मुगल दौर के अंदर हुआ है कि वो अपने लोगों को लैंड देते रहे बड़े बड़े पीसेस इन ली ऑफ दैट दे विल हैव टू प्रोवाइड आर्मी टू दी मुगल एम्परर।
उसके बाद फिर गोरे आ गए, उन्होंने ओनरशिप नहीं दी थी लैंड की, वो कहते थे ठीक है जी आप आबियाना कलेक्ट करें, आप इस लैंड को यूज करें, लेकिन ओनरशिप इज विद द किंग मुगल दौर के अंदर ना, तो आप सिर्फ वो हमें आर्मी देंगे ना या कुछ आबियाना दे दें। तो उन्होंने ये सिलसिला चलता रहा, फिर ब्रिटिश आ गए, तो ब्रिटिश ने फिर आगे यहाँ पे पहला जो लैंड ओनरशिप डेवलप की वो ब्रिटिश ने डेवलप की। उन्होंने कहा जी कि जो पीपल हु आर कल्टीवेटिंग द लैंड आर हु आर द सन ऑफ द सॉइल, दे शुड बी गिवन द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द लैंड। तो ब्रिटिश के दौर के अंदर फिर ये जो प्रॉपर्टी राइट्स जो थे लैंड के, दैट बीन एस्टैब्लिश्ड प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस, रेवेन्यू का इंस्टीट्यूशन जो है ये तहसील लेवल पे पटवारियों के सारा उस वक्त का चला रहा है माय डियर। बेसिक मकसद क्या था, व्हाई वी वांट टू मेक लैंड, क्योंकि एक तरफ तो हजारों एकड़ जमीन और एक तरफ टेनेंट है, मजारी हैं, दे डोंट हैव, और एक तरफ स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ लैंड। तो अब देखना आप हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लैंड की बेटा क्या है कि हमारे पास जो 92% फार्मर्स हैं ना, दे ओन लेस देन 12.5 एकड़ ऑफ लैंड। मेरी बात को फॉलो कीजिएगा, 92% जो फार्मर्स है ना, दे ओन लेस देन 12.5 एकड़। तो इसका क्या होता है कि स्मॉल फार्मर्स हमारे यहाँ ज्यादा है, ठीक है। या इसको अदर वे राउंड भी हम ले सकते हैं कि जो 97% ऑफ फार्मर जो है ना, दे ओन ओनली 3% ऑफ द टोटल लैंड, और 3% जो बिग फार्मर्स हैं दे ओन 97% ऑफ द लैंड। तो इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन है लैंड के अंदर ना। तो मेन मकसद तो यही था कि वाई लैंड रिफॉर्म करने का मकसद क्या है, क्यों जी, टू रिमूव इनइक्वालिटी इन दी सोसाइटी, जो इतनी ह्यूज इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस किया जाए, और जो लैंड की प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अब सेंटी लैंड लॉर्ड्स हैं, वडेरे फ्यूडर्स, दे आर नॉट डूइंग, वो लाहौर कराची इस्लामाबाद बैठे हैं, दे आर नॉट डूइंग देमसेल्व्स फार्मिंग, तो उस लिहाज से दे कैन नॉट गेट प्रोडक्टिविटी। तो वो स्मॉल फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाए ताकि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो, ताकि अगर फार्मर के पास लैंड होगी तो वो अर्बन सेंटर्स की तरफ नहीं आएगा, रूरल अर्बन माइग्रेशन को भी रोकना था, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना था, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एग्रीकल्चर के अंदर इंक्रीज करना, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना, सोशल स्टेटस इंप्रूव करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे लैंड रिफॉर्म्स के। लेकिन जो लैंड रिफॉर्म्स करने वाले थे वो इसके जो थे वो कंट्राडिक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट था, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि वो हाउ दे इट इज पॉसिबल कि दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट देयर लैंड टू दी टेनेंट्स और लैंडलेस फार्मर्स। तो इसलिए ये कोई इतनी सक्सेस स्टोरी रही नहीं है जो है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ दी हमारे यहाँ एक और लैंड रिफॉर्म्स में तो हम गए कि वो नीड टू, अगर हम देखा जाए तो हमारा एक इस्लाम ने हमें एक बड़ा जबरदस्त लॉ दिया है बेटा, दुनिया के किसी रिलीजन के अंदर ये लॉ नहीं है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अल्लाह ने बड़ा जबरदस्त दिया कि इसकी वजह से फिर क्या हुआ है कि आपकी लैंड ऑटोमेटिकली नेचुरली डिवाइड होना शुरू हो जाती है ना टुवर्ड्स योर ईयर्स। तो पंजाब में तो बहुत हद तक जो फ्यूडलिज्म ब्रेकअप हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है, साउथ में है कहीं पे ये बड़े मखदूम वगैरह हैं, ये जो बड़े जिम्मेदार हैं, अदरवाइज मोस्टली जो है पंजाब के अंदर जो है ना ये फ्यूडलिज्म ब्रेकअप हो चुका है। और जो है सिंध के अंदर भी जिस तरह मार्केट ऊपर आ रही है, ऐसा ऐसा वो चीजें जो है ना वो भी जो है ना एक कारपोरेट सेक्टर आ रहा है, तो वो भी वो जैसे जैसे मार्केट ओपन होगी, जब कारपोरेट कल्चर आएगा तो दे आर डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग माय डियर। जो बड़ी बड़ी कारपोरेशंस हैं वो रेंट पे ले रही हैं बड़े बड़े 2,000 3,000 एकड़, एंड दे आर डूइंग फार्मिंग देयर माय डियर। उससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, इनकम भी इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं, और रूरल अर्बन माइग्रेशन भी डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए इसका सोल्यूशन जो है वो हमने करके देख ली है, वो कोई नहीं हुआ, तो इसका सोल्यूशन मार्केट ही है माय डियर। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाए, अगर इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट की जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लैंड रिफॉर्म्स हो जाएंगी। इसमें कोई क्वेश्चन कोई करना चाहे तो प्लीज फील फ्री। क्यों जी? क्यों जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। क्यों जी? इखलाक साहब 6948, हु इज इखलाक? जी सर। क्या बताया अभी? सर मैंने क्लास अभी ज्वाइन की है, मैंने क्लास अभी ज्वाइन किया सर, पहले नेट नहीं था मेरे पास। अच्छा, आप कहाँ से हैं?
मैं सर सादिकाबाद से। सादिकाबाद से। तो कैसा गंदम की कटाई जी, शुरू जी हो गई सर। है? जी सर शुरू हो गई, आज हमारे यहाँ कटाई शुरू हो। अच्छा अच्छा। तो टेम्परेचर कितना का, मौसम कितना का, गर्म हो गया होगा? मौसम गर्म है सर, धूप ज्यादा होती चले, है। हमें जी पर एकड़ यील्ड हमें बताइएगा आपकी आपकी क्या आती है पर एकड़ यील्ड जो है ना? ठीक ठीक हो गया सर वो। अच्छा जी, 6929 मोहम्मद उमर साहब हैं जी। जी सर। जी क्या उमर साहब बताएं, क्या हम थोड़ा सा डिस्कस किया, क्या लैंड रिफॉर्म्स का मैंने बताया? ये कुछ डिस्कस किया ना अभी लैंड रिफॉर्म से 73 के इसका अल्टरनेटिव क्या है? हमने 3 लैंड रिफॉर्म्स किए हैं बट दे आर फेलियर स्टोरी। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, इसका सर सोल्यूशन? मेरे कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है सर, बार बार। अच्छा जी, मोहम्मद अहमद साहब हैं कोई, ये बताएं क्यों जी अहमद साहब? कोई नहीं है अहमद साहब? जैन अली, जैन अली, क्यों भाई जैन? वकास 4969, ये लॉग इन हो गए, किधर हैं सारे के सारे? जैनब 6955, जी 6955 जैनब। ये क्या जी 2019 है जी 6942, ये कौन है? हनैन आसफ साहब? हनैन आसफ, हसनैन बाबर 6937। यस सर। हाँ जी आप बताएं जनाब, क्या डिस्कस कर रहे थे? सर इसमें वो सर डिस्कस कर रहे थे कि ये जौन से फार्मर है, मतलब कि जौन से अमीर है उनको इजीली कर्जा मिल जाता है, और वो क्या नाम है मोस्टली जमीन पे वही कर रहे मैंने हैं लैंड रिफॉर्म का, क्या नाम लैंड रिफॉर्म का कुछ बताया था, क्या बताया था लैंड रिफॉर्म का, वो बताएं। कितनी लैंड रिफॉर्म्स हुई हैं बताएं, कौन कौन सी ईयर के अंदर हुई हैं? क्यों जी? सर ये अभी अब आपने रिसेंटली बताया, ये पंजाब में पूरा ये सिस्टम खत्म हुआ है, जौन सा ये जगीर वाला है, इसके सिंध में भी हो रहा है, डेवलप हो रहा है। 3 लैंड रिफॉर्म बताया ना बेटी ने, कौन कौन सी 3 लैंड रिफॉर्म्स हुई हैं मुल्क के अंदर? सर वो मैंने